Good morning, students. 12th Economics, and today's topic is the law of diminishing marginal utility. हम आज क्या सीख रहे हैं? आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सीख रहे हैं. पहले इसके नाम पर फोकस करते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटता हुआ. मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता जो हमारी है वो घटते पैटर्न पे हमें क्या बताती है, या वो घटती है तो किस नियम के कारण, किस वजहों के कारण वो घटती है. राइट. सबसे पहले इस बेसिक्स पर जाते हैं. इसके जो ये लॉ है दैट इज गिवन बाय गॉसेन. गॉसेन ने, हिंदी में बोलते हैं गॉसेन, ये लिखा हुआ है इन 1854. 1854 में गॉसेन एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इसको प्रपाउंड किया. ठीक है ना. और जेवेंस के द्वारा इसको, जेवेंस एक और अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस नियम को, इस लॉ को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन बोला. फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन यानी कि गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा गया. यानी पेपर में अगर आए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लिखो तो भी यही बात करनी है. सीमांत मतलब सीधा सीधा सीमांत उपयोगिता नाम दे दिया. और अगर पेपर के अंदर बोला कि गॉसेन का प्रथम नियम की व्याख्या करें तो भी यही बात आएगी. ठीक, बस आपको सन याद करना है. 1854 में गॉसेन ने इसका प्रतिपादन किया. Before starting the law, first of all, every law is based on some assumption, यानी कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है. आपको बहुत अच्छे से पता है. हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, डिमांड पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने. अब सारी चीजों का आधार क्या होता है? हर नियम का आधार कुछ एक सर्कमस्टांसेस होते हैं. उन सर्कमस्टांसेस को क्या बोला जाता है? मान्यताएं बोला जाता है. ठीक है ना. हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कंडीशंस हैं. ये मान्यता मतलब ये वो कंडीशंस है जिस पर ये लॉ बेस्ड करता है. इफ दीज कंडीशन कैन नॉट बी फुलफिल्ड द लॉ विल नॉट बी अप्लाई. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगी तो लॉ अप्लाई नहीं करेगा, लॉ लागू ना हो ही नहीं सकता. इनमें से एक भी स्थिति खत्म हो जाए, एक भी स्थिति टूट जाए तो आपका ये लॉ जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या एनी लॉ कैन नॉट बी एग्जिस्ट, नहीं लागू होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द assumptions यानी मान्यताएं. When we are talking about the assumption, the first assumption of every law, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं कि consumer is a wise person, consumer is a rational person. इसका मतलब क्या है? consumer is rational. rational का मतलब होता है व्यवहारिक. रैशनल का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक या विवेकशील बोलते हैं, लेकिन रियल मतलब इसका व्यवहारिक है. रैशनल बोलते हैं जो न्यूट्रल डिसीजन ले, मतलब जो किसी से प्रभावित ना होकर फिर डिसीजन ले. उसके पास अपनी चीजें इंपॉर्टेंस लेवल होना चाहिए, अपनी प्रेफरेंस लेवल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? डिसीजन लेता है. तो पहला इसका अजम्पशन क्या है? कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन भी लिख सकते हो और हैविंग द रैशनल बिहेवियर भी लिख सकते हो. ठीक है ना. कि जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो कैसा है? रैशनल है, व्यवहारिक है, विवेकशील है. और साथ ही साथ कंज्यूमर हैज द इकोनॉमिक सेंस. अब यहाँ कंज्यूमर हैज द इकोनॉमिक सेंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ इकोनॉमिक का मतलब मनी से है. किससे है? इकोनॉमिक का मतलब मनी यानी कि पैसे से है. यानी कंज्यूमर को इकोनॉमिक सेंस होने का मतलब क्या है? ही हैज द एनालिसिस पावर, हाउ मच मनी इज टू बी यूज्ड ऑन विच प्रोडक्ट एंड हाउ मच यूटिलिटी आई एम डिराइविंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. बात समझो कि कंज्यूमर या हम आप लोग कंज्यूमर ही तो हैं. जब हम खरीदते हैं या कोई पैसा अपना खर्च करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, तो स्पेंडिंग के टाइम हमारे पास थॉट आ जाती है, चाहे वो छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, वो देखेगा अरे मेरा इसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो दैट मीन्स वी हैव द इकोनॉमिक सेंस. तो इस लॉ का जो पहला आधार है वो क्या है? कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए. दूसरा, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए. इकोनॉमिक पर्सन का मतलब क्या हुआ? उसको इकोनॉमिक सेंस होनी चाहिए, इसलिए मैंने वर्ड पर्सन की जगह सेंस लगाया. बात समझ में आ रही है? कई जगह इकोनॉमिक पर्सन लिखा हुआ है, इकोनॉमिक पर्सन से भी ज्यादा बेटर वर्ड होगा इकोनॉमिक सेंस, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अगर इकोनॉमिक सेंस है तो ही कैन एनालिसिस दैट व्हाट काइंड ऑफ मनी आई एम स्पेंडिंग ऑन दैट प्रोडक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ यूटिलिटी आई एम गेनिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. अगर वो कंपैरिजन कर पा रहा है तो वो डिसीजन अच्छे से ले पाएगा. बात समझ में आ गई? तो कंज्यूमर की कैसे होनी चाहिए, विचारधारा कैसी होनी चाहिए, पैसे
इसको एनालिसिस करती हुई होनी चाहिए कि मैंने जो मैं वर्थ कर रहा हूं, जो मैं खर्च कर रहा हूं, सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उससे मिलने वाली मेरी सीमांत उपयोगिता उतनी ही है जितनी मैं पैसा खर्च कर रहा हूं। जो मैं एग्जाम्पल शर्ट वाला देती थी वो यही बात है। 1000 रुपए की शर्ट बोली उसने तो उसको नहीं लगी, तो उसने बोला ना कि मुझे 1000 की नहीं लग रही, तो यही तो इकोनॉमिक सेंस है। वो कितना देने के लिए रेडी हुआ था, 800 या 700 या 600, जितना भी, तो जितने, उसका मतलब वो एनालिसिस कर पाया, राइट। Now came to the second, utility can be measured। अब यहां पर यूटिलिटी को नाप सकते हैं, क्योंकि ये आपको ध्यान है हम क्या कर रहे हैं, हम कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, दो अप्रोच थी, गणनावाचक और क्रमवाचक, तो हम अभी गणनावाचक कर रहे हैं। गणना मतलब क्या हो गया, हम काउंट कर सकते हैं किसको, यूटिलिटी को, हम उपयोगिता को नाप सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। और जब हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं तो मेजर किस टर्म में करेंगे, मनी की टर्म में करेंगे। किस टर्म में करेंगे, पैसे की टर्म में करेंगे, कि इस वस्तु की उपयोगिता इतनी तो इसकी कीमत इतनी। बात समझ में आ गई। तो इसका सेकेंड अजम्पशन क्या हुआ, उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा के रूप में या मनी की टर्म पे, इन टर्म्स ऑफ मनी, और लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक। थर्ड जो है वो इसी से रिलेट करता हुआ है, एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो सीमांत उपयोगिता मनी की है ना वो स्थिर मानते हैं हम इसमें क्या मानते हैं, सीमांत उपयोगिता मनी यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानते हैं। अब इसकी वजह क्या है, देखिए अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़े और घटे, एवरी स्पेंडिंग एवरी मनी, यहां पर मनी मतलब कमाने वाला मनी नहीं, यहां मनी मतलब खर्च करने वाला मनी, मतलब वो पैसा अपनी इनकम का जो आप खर्च कर रहे हो, तो आपके लिए हर रुपए की कीमत है, और हर रुपए की कीमत मतलब समान है। ऐसा नहीं है कि आप मेन टाइम पे खर्च करोगे तो आप अगर 1000 रुपए के ले रहे हो तो पहले रुपए की उपयोगिता अधिक होगी और 1000वें रुपए की उपयोगिता कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनी सेम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, और उससे उतनी ही चीजें हम खरीद सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं एमयू ऑफ द मनी इज कांस्टेंट, कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है यानी हर अतिरिक्त मुद्रा से प्राप्त की जाने वाली उपयोगिता जो है वो हमारे लिए क्या होगी, समान होगी। बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। Consumer is rational, having economic sense. Utility can be measured in terms of money. And third, one of the most important, ME of the money is constant. हमें मान के चलते हैं मुद्रा की हर इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, स्थिर है, यानी हर एक इक्वल वेटेज रखती है। पैसा हमारे लिए इक्वल वेटेज रखता है, चाहे हम सुबह खर्च करें, दोपहर को खर्च करें, एक शाम को खर्च करें, या एक साथ खर्च करें। ठीक है ना। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट विच वी आर कंज्यूमिंग having the same quality, size and shape। ये बात मैंने आपको पहले ही फर्स्ट जब आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था उसी टाइम बोल दी थी आपको कि ये लॉ जो लागू होता है या TUMU की जो हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी का आधार क्या होता है, यू आर कंज्यूमिंग। पहली बात तो देखो, पहले 5th पॉइंट देखो फिर 4th देखते हैं। कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूस, कि जो आपका कंजम्पशन है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो चीज या जो खरीद रहे हो, खरीद कर कंज्यूम करे, वो एक ही कॉन्टिन्यूस लेवल पे होनी चाहिए। जैसे हमने रोटी वाला एग्जांपल दिया था, तो पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, तो कंजम्पशन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं है पहले सुबह नाश्ते में खाई, दोपहर को एक खाई, फिर रात को एक खाई, तो तीनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक होगी। हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्टिन्यूस यूज की। ठीक है ना, एक ही टाइम बैठे और उस टाइम हमने जितना खाया, पहली, दूसरी, तीसरी, एक ही टाइम हमने कोई भी चीज कंज्यूम की, चाहे वो आइसक्रीम का एग्जांपल ले लो, चाहे कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लो, तो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। मोर ओवर दैट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कंजम्पशन इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए और साथ ही साथ द प्रोडक्ट विच वी आर कॉन्टिन्यूस यूजिंग, जो प्रोडक्ट हम, द प्रोडक्ट विच वी आर कॉन्टिन्यूस यूजिंग या कंज्यूमिंग, मैंने वर्ड सही लिखा है, कंज्यूमिंग भी लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस यूज भी लिख सकते हैं। जो प्रोडक्ट हम लगातार यूज कर रहे हैं, हैविंग द सेम शेप, साइज एंड क्वालिटी, तीनों की मतलब 3 या 4 जितनी भी एक टाइम पे यूज कर रहे हैं, उसकी पहली बात तो क्वालिटी सेम। क्या बोला था मैंने क्वालिटी के बारे में, रोटी रोटी रोटी, रोटी रोटी पराठा नहीं, तो उसकी क्वालिटी, शेप, साइज तीनों, बल्कि टेस्ट भी चेंज हो गया। तो यहां पर बात जो आ रही है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल उसका इक्वल वेट होना चाहिए। ठीक, साइज और शेप,
और क्वालिटी, तीनों ही गुण क्या होने चाहिए? समान। जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर खा रहे हो आप, तो वनीला खाया या कॉर्न खाया, तो पहला कॉर्न, दूसरा कॉर्न, तीसरा कॉर्न, तीनों के फ्लेवर भी सेम होने चाहिए, तीनों का साइज भी सेम होना चाहिए, और तीनों का क्वालिटी यानी कि उसका जो फ्लेवर है वो भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अलग अलग खाएंगे तो हमें तो तीनों ही अच्छी लगेंगी। हमने पहले मटका कुल्फी खा ली, फिर अदर खाई, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो तीनों अलग अलग लेने के कारण हम उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को हम जज नहीं कर पाएंगे, हम उसका एनालिसिस इस लॉ के तहत नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे है 6 पॉइंट, देयर इज अ नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट, फैशन एंड हैबिट। कंज्यूमर की आय के अंदर जब आप ये स्टडी कर रहे हो, जब आप ये उपभोक्ता का ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ रहे हो, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये किसी भी मान्यता का बेस पॉइंट है कि नहीं है? अगर आप मेन टाइम पे, जिस टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, उसी टाइम पे मान लो उसको उसकी हैबिट चेंज हो चुकी हो, तो अगर उसकी हैबिट चेंज हो गई है तो फिर आदतें बदल जाने से व्यक्ति की वस्तु की पसंद बदल जाती है, टेस्ट, रुचि बदल जाए उसकी, उसको अब वो पसंद ही नहीं है। पहले बहुत शौक से खाता था, अब बिल्कुल नहीं खाता। पहले रिबॉक के शूज यूज करता था, अब बहुत बोर हो गया, अब वो किसी और कंपनी के रेड चिफ के शूज यूज करना पसंद कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ? अगर टेस्ट चेंज हो जाएगा तो उसके लिए यूटिलिटी, चाहे वो कितनी अच्छा प्रोडक्ट हो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर टेस्ट चेंज हो गया तो वो जो प्रोडक्ट जो पहले उसको बहुत सेटिस्फेक्शन देता था, जिसकी उसके लिए बहुत यूटिलिटी होती थी, अब उसके लिए उसकी यूटिलिटी नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो। तो ऐसा थोड़ा ना वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए ये मान के चलते हैं कि जब हम ये एनालिसिस कर रहे हो तब कंज्यूमर की आय, रुचि, फैशन, आदतों में परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन आएगा तो डेफिनेटली सी बात है कि आपका क्या होगा? आप इस लॉ के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है आपका, ये बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको टीयू और एमयू का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो उसमें भी बताने का तरीका ही है भाई। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है? यह नियम समझाता है कि ये जो लॉ है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ द कंज्यूमर इज कॉन्टिन्यूस यूजिंग द सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर जो कंज्यूमर है एक टाइम पर एक ही जैसा प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते जा रहा है, तो उससे मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या होने लग जाएगी? घटने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? जो हमने पहले वाले एग्जांपल्स लिए थे, स्टिल वही एग्जांपल्स ले लेंगे हम इसको। ठीक है ना? जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो किस पे आधारित है? पहली बात तो सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। ये बताया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो किस तरह से होता है। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस यूज के बाद, बात समझिए, कंज्यूमर जो है वो कॉन्टिन्यूस यूज के बाद उस प्रोडक्ट, क्योंकि वो सेम काइंड यूज कर रहा है, सेम शेप यूज कर रहा है, सेम क्वालिटी यूज कर रहा है, मोर ओवर दैट कॉन्टिन्यूस यूज कर रहा है, तो उससे मिलने वाली उसकी उपयोगिताएं उसकी क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो, जब आप एक टाइम पे यूज करोगे, पहला आपने कौन खाया मान लो, ठीक है, आपने ये कौन खाया आइसक्रीम का, फिर दूसरा फिर कौन खा लिया। पहला कितना अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा, गर्मी के टाइम। दूसरा ओके ठीक है, तीसरा फिर भी कौन खा लिया और वही सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर, सेम साइज का। तो आप क्या हो गए? अब आप थक गए। अब आप क्या हो गए? थक गए। अब आप कहते हैं मेरे को ये वाला फ्लेवर नहीं खाना, और अब खाना ही नहीं है। बस एक लिमिट होती है कंजम्पशन की, कंजम्पशन की लिमिट तक अगर पहुंच गए तो आपका ये क्या है? पहला खाया बहुत पसंद आया, दूसरा खाया उससे कम पसंद आया। उससे कम पसंद आने का मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल, जो आपकी यूटिलिटी है, दैट इज मेजर्ड बाय द सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज करता जा रहा है तो एमयू कैसे बढ़ेगा? एमयू तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि आपको मिलने वाली उससे उपयोगिताएं क्या होती चली जा रही है? कम। और इसी उपयोगिता कम में होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? कम होना, मतलब डिमिनिशिंग होना, मतलब ह्रास होना। तो एक लेवल ऐसा होता है कि कंज्यूमर जो है, ये जो है इस कॉन्टिन्यूस यूज के बाद उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और अगर वो सेम लेवल चलता रहे, पहले तो हमने क्या सीखा कि एक लिमिट तक उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? गिरने लग जाती है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, आपकी बुक वाली यूनिट्स ले लेती हूं,
TU का कॉलम था 0, 10, 16, 20, 22, 22 एंड 20, 1, 2, 3, ये हटा दो, वन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, आपकी 6 यूनिट्स थी, ठीक। अब आपका ये आ गया, ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं, यानी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये टोटल यूटिलिटी। हमने कॉन्टिन्यूस यूज किया, वही वाली टेबल यूज कर रहे हैं ताकि आपको रट जाए ये वाली टेबल। फर्स्ट जो प्रोडक्ट यूज किया टोटल यूटिलिटी मिली 10, ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट यूज किया, उपयोगिता मिली, कुल उपयोगिता 16, यानी दूसरे प्रोडक्ट से कितनी उपयोगिता मिली 6। तीसरा प्रोडक्ट यूज किया, टोटल यूटिलिटी मिली 20, यानी बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता आपकी क्या हो रही है 10, 16, 20 बढ़ रही है आपकी। जब ये बढ़ रही है आपकी तो यहां लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, यानी अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है, और एक लेवल पे आने के बाद वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। एक स्तर पे आने के बाद उपयोगिता क्या हो जाती है, सीमांत उपयोगिता, वस्तु की इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और अगर इसके बाद भी अगर आप उपयोग करते जाओगे तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि और नुकसान देने लग जाएगी। तो ये आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ता के व्यवहार पर आधारित है। जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। ये क्या है, उपभोक्ता की क्या करता है, उपभोक्ता के व्यवहार को अध्ययन करता है कि किस लिमिट तक वो कर सकता है यूज। जब सीमांत उपयोगिता शून्य तो स्टॉप, उसके बाद भी करेगा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। यानी वो कितना यूज कर सकता है, दैट इज डिसाइडेड बाय एमयू। एमयू जहां 0 वहां आपका क्या हुआ, मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, कि वो ज्यादा से ज्यादा इतनी इकाइयां यूज कर सकता है। और देखो यहां पर 5 इकाइयों पर 0 हो रहा था। अगर आपको ध्यान हो तो ग्राफ में भी मैंने बनाया था, तो यहां हाईएस्ट पॉइंट Q था और यहां MU यहां 0 पे कट कर रहा था, तो ये दोनों 5 थे। इस 5 का मतलब क्या है, 5th यूनिट पर TU जो है वो मैक्सिमम है और MU 0 है, यानी ये आपकी उसकी अधिकतम, इन 5 वस्तुओं को यूज करके उसको अधिकतम उपयोगिता हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई थी। इसके बाद भी करोगे तो टोटल उपयोगिता, कुल उपयोगिता गिरने लग जाएगी और एमयू क्या हो गई थी, ऋणात्मक हो गई थी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, उपभोक्ता तब तक उस वस्तु को यूज करता है जब तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मतलब धीरे धीरे गिरेगी और गिर के कहां हो जाएगी, शून्य पे हो जाएगी, और उसके बाद वो उसका उपभोग क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। बात समझ में आ गई। इसलिए इकोनॉमिक्स ने इनको क्या बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इसको नाम दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाई दिस लॉ अकर्स, व्हाई दिस लॉ अकर्स और अप्लाई, ये अकर्स की बजाय भी अप्लाई, ठीक है, कि ये लॉ जो है वो लागू क्यों होता है। देखिए इस नियम के लागू होने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि सब्स्टिट्यूशन लेवल, जो सब्स्टिट्यूशन लेवल होता है वो इम्परफेक्ट होता है, यानी जो स्थानापन्न है ना वस्तुओं का वो पूर्णतः नहीं होता। बात समझिए कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के बेस्ट रिप्लेसमेंट नहीं होते। अगर वो बेस्ट रिप्लेसमेंट होते ना तो फिर वही वाली बात हो जाती, फिर डव खाली अपनी स्पेशल कारणों से नहीं बिकता, ट्रेस में नहीं बिकता, और या कहीं हम जो पर्टिकुलर एक जो ब्रांडेड मतलब प्रोडक्ट के लिए एक थॉट होता है, मुझे तो यही अच्छा लगता है, इवन बट नहीं मुझे तो यही अच्छा लगता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर चाहे उस जैसे प्रोडक्ट बहुत है लेकिन नॉट कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए अच्छा वर्ड क्या होगा, नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गुड्स इज अवेलेबल। पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता, स्थानापन्न तो हो सकता है, भाई काम चलाना है तो अब वो नहीं मिल रही तो लेना पड़ेगा, बट विच वन इज द बेस्ट, गिव्स द बेस्ट सेटिस्फेक्शन, जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो। इसलिए भी ये नियम, जैसे हमने पहली रोटी खाई, कहते हैं ना बाहर कितना ही खाना खा लो, घर का खाना ही अच्छा लगता है, तो पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, तभी तो ये नियम पढ़ पाए हम। तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप जो है हम अपनी सभी सेटिस्फेक्शंस जो है सब, अब यहां सेटिस्फेक्शन
बोला जाए या तृप्ति बोला जाए, वो एक ही बात है। कहते हैं जो ऑल काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शंस होती हैं, ऑल काइंड ऑफ वांट्स जो होती हैं वो सेटिस्फाई की जा सकती हैं। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी ना बहुत हर अपनी आवश्यकता को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है इंसान, और जब वो करता है तो वो वही बात आ जाती है कि जब वो पूरा कर पाएगा तो मतलब उसको कंज्यूम कर पाया। मेरी इच्छा थी मैं एरोप्लेन पे बैठूं, तो इच्छा थी तो मैंने पूरी की, उस पे बैठी, मैंने कमाया इतना और मैं पहली बार टिकट पे बैठी, तो पहली बार जब मैं एयर मतलब फ्लाइट में बैठी देन आई हैव द मैक्सिमम यूटिलिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। फिर दूसरी बार बैठी, क्योंकि अब वो उसकी क्या हो गया, मेरे को रूटीन हो गया, उसकी आदत लग गई, तो मैं अब हर बार जब भी घूमने जाती हूँ मुझे उससे मतलब क्या होता है, मुझे उसी पे जाना है। तो ये सम काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, हैबिट्स को शो करता है। और तो एक लेवल पे आने के बाद मुझे क्या हो जाएगा, ये बोरियत क्रिएट करने लग जाएगा, या मेरे को इससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो कम 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 होती लग जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई ठीक है, जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है। तो यहाँ जाओ तो मतलब बाय द फ्लाइट अगर हम इसके एग्जाम्पल को सेट करें तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लेवल के बाद आप कि रूटीन में आ जाएगी वो चीज, तो आपको वो लेवल, वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, तो एक जगह आके शून्य होगा। और फिर भी ठीक इसी तरह आपको ये क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन के बाद एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक, इसके बाद अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पढ़ा क्यों जाता है, देखो ऑल द नियम, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड था आपका, लॉ ऑफ सप्लाई था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये आगे भी पढ़ेंगे अभी आप, ठीक है। ये सभी नियम का बेस्ड जो है ना वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी आपके सभी जितने भी आपके नियम हैं, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, उसका पहला आधार ये क्रिएट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस जहां सबसे ज्यादा होती है वो होती है फाइनेंस सेक्टर में। किसमें, फाइनेंस सेक्टर में। जो गवर्नमेंट करती है वो क्या करती है, देखो दो काइंड ऑफ लोग हो गए, एक रिचर एक पुअर। अमीर लोगों के लिए पैसे की उपयोगिता क्या होती है, कम होती है ना भाई, उनके लिए मनी वर्थ इतना नहीं रखता जितनी वर्थ हम एवरेज क्लास पीपल ऑफ और पुअर पीपल के लिए रहता है। तो इनके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, और गरीब लोगों के लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, अधिक हो गई। अब गवर्नमेंट इसको फाइनेंस में इस लॉ को कैसे यूज करती है, वो करती है कि रिचर लोगों से मनी कलेक्ट करेगी। कैसे कलेक्ट करेगी, डाका थोड़ा ना मारेगी, मींस बाय द वे ऑफ टैक्स। टैक्स कलेक्शन से हम क्या करेंगे, रिचर लोगों से टैक्स लेंगे, उनकी आय पर कर लेंगे, और उस कर को कहां यूटिलाइज करेंगे, पुअर लोगों के ऊपर यूटिलाइज करेंगे। पुअर लोगों के ऊपर कैसे यूटिलाइज करेंगे, उनकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम जितनी होती है वो पैसा कहां खर्च किया जाता है, वहां खर्च किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहां देखा किसके लिए उपयोगिता अधिक है, किसके लिए कम है, जिससे अधिक है उससे लेकर किसको दे दिया, पूरा सेक्शन को दे दिया फॉर द वेलफेयर बीइंग। बात समझ में आई। दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स इंपॉर्टेंस, अजम्पशन, लॉ एंड फॉर द एप्लीकेशन रीजन। आज पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक इसका डायमंड वाटर पैराडॉक्स और है इससे रिलेटेड, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।